हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के क्लास में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम संविधान के भाग के बारे में आज इस क्लास में जानेंगे और मैं आपसे बता रहा हूं कि आप लोग अगर संविधान के 1 से 25 तक, वैसे भारतीय मूल संविधान में 1 से 22 तक भाग दिया गया है, यानी कि अगर आप संविधान के सभी भाग को बाकायदा पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं तो आप ये जान जाइए कि आपका आधा से अधिक संविधान इसी में कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के इस क्लास में आप सभी लोगों को बहुत ही उम्दा टाइप के क्वेश्चंस को बताने वाला हूं और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से मैं आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको आज अच्छा से अच्छा अपना करूं और आपको एक ही क्लास में सब कुछ समझाने का प्रयास करूं। तो चलिए संविधान की शुरुआत, भारतीय संविधान की शुरुआत। वैसे तो भारतीय संविधान की शुरुआत बहुत पहले हो गया था, लेकिन मूल रूप से ये अनुच्छेदों से ही संविधान की शुरुआत के बारे में जाना जाता है। तो चलिए सबसे पहले भारतीय संविधान की शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान की शुरुआत तो देखिए, जो भारतीय मूल संविधान है, जो कि संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा बनाया गया है, इस भारतीय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 18 समितियां हैं। और एक बात जान जाइए कि मूल संविधान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। मूल संविधान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, मतलब कि मूल संविधान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। और अनुच्छेदों के संशोधन के दौरान अनुच्छेदों को अलग जोड़ा गया है, कुछ अनुच्छेद हटाए भी गए हैं, वो सब संशोधन के दौरान हुआ है। लेकिन जो हमारे मूल संविधान है उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो देखिए, भारतीय मूल संविधान में आप लोग जान गए 395 अनुच्छेद, 22 भाग हैं और 18 अनुसूचियां। अब आइए जानते हैं भारतीय संविधान में वर्तमान में 470 अनुच्छेद हैं। वैसे इसमें मतभेद है कि इतने अनुच्छेद हैं, 448 अनुच्छेद हैं, लेकिन 470 अनुच्छेद इस प्रकार हैं कि देखिए, अनुच्छेद तो 395 ही हैं, लेकिन उसमें चेंजेस कर करके, जैसे कि संशोधन कर करके, क ख करके अनुच्छेदों को जोड़ा गया है। लेकिन इसमें कोई भी अलग से अनुच्छेद बढ़ाया नहीं गया है। जैसे कि 395 है तो 396 नहीं किया गया है। इन बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे, ठीक है। वर्तमान में 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग भाग 1 से संविधान की शुरुआत करते हैं। संविधान का भाग 1 टोटल 25 भाग हैं वर्तमान में संविधान का भाग 1। और भाग 1 है कि भारत राज्यों का संघ है, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत राज्यों का संघ है। इसका मतलब सबसे पहले इसमें 4 अनुच्छेद दिए गए हैं 1 से 4 तक, कि भारत में बाहरी राज्यों का कैसे प्रवेश है, भारत के भीतर नए राज्यों का निर्माण, उनका नाम, ठीक है। भारत राज्यों का संघ है। सारी चीजें आपके अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 में दिया गया है। इतनी बातें आप लोग समझ में आ गई। आप लोग समझ गए कि भाग 1 में भारत राज्यों का संघ है, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, और इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक दिया गया है। अब चलिए दूसरा देखते हैं, भाग 2। भाग 2, ये जो भाग 2 है वह अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया गया है। अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया गया और इसमें है सिटीजनशिप, नागरिकता। भाग 2 में नागरिकता के बारे में दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक है। इसमें यह है कि नागरिकता की परिभाषा दी गई है,
भारत में किसी व्यक्ति को आने पर नागरिकता या भारतीय व्यक्ति को जाने की नागरिकता उसके बारे में दिया गया है। कैसे किसी देश की नागरिकता प्राप्त की जाती है, भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है, भारत की नागरिकता कैसे छीनी जाती है और नागरिकता का संशोधन कैसे किया जाता है, इन सारी बातें इस भाग 2 में है जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अब ये जान जाइए कि भारत की नागरिकता कैसी है। तो भारत की नागरिकता जो है वह एकल नागरिकता है। इस बात को आप लोग विशेष ध्यान देंगे। अक्सर एग्जाम में जरूर पूछता है कि भारत की नागरिकता कैसी है, तो आप लोग बताएंगे भारत की नागरिकता एकल नागरिकता है, एक हरी नागरिकता है। ठीक है, इतनी बातें भाग 2 में दिया गया है। अब आइए जानते हैं भाग 3 में। भाग 3 में आपका दिया गया है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार ये आपका भाग 3 में दिया गया है और ये आपका दिया गया है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि ये हर बार पूछता है। तो ये यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है, यानी कि मौलिक अधिकार जो है वह विदेशी तत्व है, अमेरिका के संविधान से इसे लिया गया है और यह अनुच्छेद 12 से 35 तक है। कुल कितने मौलिक अधिकार हैं ये आपको बता देता हूं। कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कुल 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान में दिया गया है। और मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार को इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। फंडामेंटल राइट्स, ये जो मौलिक अधिकार दिया गया है और नीति निर्देशक तत्व, यह किसी भी देश के संविधान के विकास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भाग 3 में क्या क्या है आप लोगों को समझ में आ गया। अब आइए भाग 4 जानते हैं। भाग 4, भाग 4 आपका है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। ये आपके भाग 4 में आते हैं अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक और इसमें दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार किसी भी देश के संवैधानिक विकास के लिए, चाहे कोई भी विकास हो, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में दिया गया है जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक दिया गया है। इसमें इसे इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, इसको जान लीजिए। और यह भी विदेशी तत्व है और इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये क्वेश्चन हर बार पूछता है, इसे विशेष रूप से ध्यान देंगे कि नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से। आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलिए अगला पढ़ते हैं भाग 4A। और देखिए जहां ए बी की बात आ जाए तो आप लोग समझ जाइएगा कि कोई ना कोई संशोधन किया गया है। भाग 4A, भाग 4A में मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य दिया गया है। मूल कर्तव्य, और यह दिया गया है आपका अनुच्छेद 51A में। अनुच्छेद 51A में आपके मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है, जिसे फंडामेंटल ड्यूटीज इंग्लिश में कहते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज। और ये जो मूल कर्तव्य है
ये आपका रूस के संविधान से लिया गया है। इसको आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि रूस के संविधान से मूल कर्तव्यों को लिया गया है और यह अनुच्छेद 51A में है। ठीक है, मूल कर्तव्य जो कि रूस के संविधान से लिया गया है, इसको 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976। आपको इतनी बातें समझ में आ गई। अब चलिए अगला देखते हैं, भाग 5। भाग 5, अगला भाग 5 के बारे में जानते हैं। और भाग 5 में दिया गया है यूनियन। भाग 5 इसमें दिया गया है यूनियन। यूनियन का मतलब होता है संघ। और ये आपका दिया गया है अनुच्छेद 52 से 151 तक। ठीक है, यूनियन जो कि अनुच्छेद 52 से 151 तक दिया गया, इसमें क्या क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय जिसे कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट। आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा और बाकायदे इसको याद कर लीजिएगा कि जो भारत की राष्ट्रपति का पद, नियुक्ति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, ये सब जितने आते हैं ये आपके भाग 5 में आते हैं। यूनियन यानी कि जितने भी संघ, यानी संघ लेवल जो आता है वो आपका प्रांत लेवल पे आता है। ठीक है, संघ शासित क्षेत्रों में जो भी प्रावधान किए जाते हैं केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा, वो सब आपके आते हैं भाग 5 में। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो भी चीज आती है वो आपका भाग 5 आर्टिकल 52 से 151 तक आता है। अब चलिए दूसरा देखते हैं। अब आइए जानते हैं भाग 6 में क्या है। भाग 6 में जो दिया गया है वो आपका राज्य लेवल पर दिया गया है। जैसे कि राज्य के बारे में वो आपका दिया गया है भाग 6 में। भाग 6 जो का आपका दिया गया है आर्टिकल नंबर 52 से 151 तक तो हो गया संघ, और ये हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 152 से लेकर 237 तक। इसमें राज्य के बारे में दिया गया है। जैसे कि राज्य के बारे में मुख्यमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये राज्यपाल लिख लीजिए, मुख्यमंत्री हो गया, राज्यपाल हो गया, और उच्च न्यायालय। मतलब कि इन सब चीजों का प्रावधान आपका भाग 6 में दिया गया है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति, शपथ, राज्यपाल की नियुक्ति, शपथ, उच्च न्यायालय का जो भी नियम है, जितने भी चीज दिए गए हैं वो आपका आर्टिकल 152 से 237 तक भाग 6 में दिया गया है। अब चलिए जानते हैं भाग 7 के बारे में। भाग 7, भाग 7 है जो आपका अनुच्छेद 238 है। सिर्फ एक ही अनुच्छेद में दिया गया है, आर्टिकल 238, इसको समाप्त कर दिया गया है। और चलिए जानते हैं कि भाग 7 में था क्या। तो वे राज्य
जिनका भारत में विलय हुआ था, जैसे कि कश्मीर, वे राज्य जिनका भारत में विलय हुआ था इसमें आपका आ जाता है 1952 ईस्वी में कश्मीर को भारत से अलग कर दिया गया था। कश्मीर को, ठीक है, कश्मीर को भारत से जो अलग किया गया था वो इसी में आता है, वे राज्य जिनका भारत में विलय हुआ था 1952 के द्वारा कश्मीर को भारत से अलग कर दिया गया। ये आपका अनुच्छेद 238 में आता था, जिसको समाप्त कर दिया गया है। अब जानते हैं भाग 8 के बारे में। भाग 8 आपका दिया गया है अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक। आर्टिकल 239 से 242 तक ये आपका आता है भाग 8 में। और भाग 8 में इसमें क्या है, संघ शासित क्षेत्र, जो भी संघ शासित प्रदेश हैं उनके प्रावधान के बारे में दिया गया है। संघ शासित प्रदेशों के बारे में, जो भी संघ शासित या केंद्र शासित कह सकते हैं, लिख लीजिएगा, केंद्र शासित प्रदेश। जैसे जम्मू कश्मीर इस वक्त भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका जो भी प्रावधान आएगा वो आपका आ जाएगा भाग 8 में, ठीक है। इतनी बातें भाग 8 में संघ शासित प्रदेश के बारे में दिया गया है। अब जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज, भाग जो कि भाग 9 आपका है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें पंचायत, इसमें कई संशोधन किए गए हैं और जोड़े गए हैं। देखते हैं भाग नंबर 9। इसमें सबसे पहले दिया गया अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 243 ए से लेकर 243 ओ तक, ये आपका भाग 7 में दिया गया। और इसमें है पंचायत, यानी कि पंचायत को अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक दिया गया है। और इसको 73वां संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। इतनी बातें आपका आ जाता है पंचायत 200 आर्टिकल 243 ए से 243 ओ तक, ठीक है। आप लोग ये ओ जीरो मत समझ लीजिएगा, ये ओ है, 243 ए से लेकर 243 ओ तक। अब आइए जानते हैं, इसमें संशोधन करके जोड़ा गया है भाग 9 ए। भाग 9 ए, और भाग 9 ए में नगर निगम के बारे में दिया गया है। नगर निगम, जिसे इंग्लिश में म्युनिसिपैलिटी भी कहते हैं। म्युनिसिपैलिटी के बारे में उसका प्रावधान दिया गया है कि म्युनिसिपैलिटी में जो भी रूल्स बनते हैं वो इसी भाग के तहत बनते हैं। उसका है आपका 243 पी से लेकर के 243 जेड ए तक, ये आपका दिया गया है भाग 9 ए में नगर निगम। अब जानते हैं भाग 9 बी के बारे में। भाग 9 बी, ये जो भाग 9 बी दिया गया है, इसमें समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसे कहते हैं, समितियों के बारे में दिया गया है। और समितियां बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि पहले भारत में 8 समितियां थी और अब भारत में 12
समितियां हो गई हैं और भाग इस वक्त भारत में 12 समितियां हैं। इसे भाग 9B के द्वारा जोड़ा गया है और ये आपका हो जाता है आर्टिकल 243 ZB से लेकर 243 ZJ तक। यहाँ तक आपका भाग 9 है, 9A है, 9B है। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से आना चाहिए क्योंकि इस भाग से एक आध क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। और फिर उसके बाद से आता है आपका भाग 10, 10 नंबर, भाग 10। और भाग 10 में आपका दिया गया है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में हमारे समितियों में भी बताया गया है, तो इसको विशेष रूप से आप ध्यान देंगे। जनजाति ये आपका पड़ता है आर्टिकल 244 में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के बारे में दिया गया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोग विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं भाग 11, जो कि आपका अनुच्छेद 245 से लेकर के 263 तक दिया गया है, भाग 11। और भाग 11 में आपका दिया गया है संघ शासित क्षेत्र के बारे में जो भी प्रावधान है, संघ और राज्य के बीच संबंध जो भी है उसके बारे में बाकायदे बताया गया है। तो ये आपका आता है आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक। इसमें क्या है, संघ और राज्य के बीच में संबंध, संघ और राज्य के बीच में संबंध। ये आपका आ जाता है आर्टिकल 245 से लेकर 263A तक। इतनी बातें आपके भाग 11 में आती हैं। अब जानते हैं भाग 12 के बारे में। भाग 12 में आर्टिकल 264 से लेकर 300A तक दिया गया है, जो कि आपका दिया है वित्त, मतलब धन से जो भी संबंधित हो, संपत्ति से भी जो भी संबंधित हो, संविदा और वाद। मतलब वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद विवाद, जिससे भी जो चीजें इन चीजों से संबंधित होगी वो आपके आर्टिकल 243 से आर्टिकल 301A में आएगा। अनुच्छेद 300A में संपत्ति के मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में जोड़ा गया था। तो अनुच्छेद 300A को आप लोग विशेष रूप से याद रखेंगे कि अनुच्छेद 300A में संपत्ति के मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में जोड़ा गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट भाग 13 में। भाग 13 जो कि अनुच्छेद 301 से लेकर अनुच्छेद 307 तक दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है कि भारत राज्य क्षेत्र के बीच में, भारत राज्य क्षेत्र के बीच में व्यापार, जो भी व्यापार से रिलेटेड होगा, जैसे व्यापार कैसे किया जाता है, कौन कौन से नियम होते हैं, व्यापार हो गया, वाणिज्य हो गया और समागम यानी कि आने जाने का जो भी प्रावधान है वो आपका दिया गया है भाग 13 में। ठीक है, अनुच्छेद 301 से लेकर के 307 तक। अब जानते हैं भाग 14 में, जो कि आपका दिया गया है
भाग 14 ये आपका अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 तक दिया गया है। इसमें संघ और राज्य के अधीन जितनी भी सेवाएं आती हैं उसके बारे में बताया गया है। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। ये चीजें संघ और राज्य के बीच में सेवाएं मतलब जितनी भी सरकारी नौकरियां और जितनी भी ऐसे नियम से बनते हैं जो संघ और राज्य को एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, ये आपके आते हैं भाग 14 में अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक। अब जानते हैं नेक्स्ट भाग 15। भाग 15 में चुनाव के बारे में बताया गया है, जो कि आपका आता है अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक। इसमें आपके चुनाव के बारे में बताया गया है कि कैसे चुनाव होगा, किसी चुनाव या इसे निर्वाचन भी कहते हैं। जैसे चुनाव कैसे किया जाएगा, कैसे निर्वाचन होगा, जिसे इंग्लिश में लोग कहते हैं इलेक्शन होने वाला है। इस चीज़ के बारे में आप लोग जानेंगे कि चुनाव, जितने भी चुनाव होते हैं उसका निर्वाचन या निर्वाचन होता है उसका कैसे होता है। ये सारे प्रावधान आपके भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक दिया गया है। अब जानते हैं भाग 16 के बारे में। भाग 16 जो कि आपका दिया गया है अनुच्छेद 330 से लेकर के अनुच्छेद 342। भाग 16 आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको विशेष वर्गों के लिए विशेष अधिकार, जैसे भी जितने भी विशेष कैटेगरी हैं उनके लिए विशेष नियम बनाए गए हैं, उसके बारे में दिया गया है। जो आपकी लिखा है विशेष वर्गों के लिए विशेष अधिकार। ये आपका आता है भाग 16 में। जितने भी जैसे ओबीसी आते हैं, एससी एसटी जनजाति आते हैं, उनके अधिकारों के बारे में आपका भाग 16 में उसका वर्णन किया गया है। सारे नियम भाग 16 में बनाए गए हैं। अब जानते हैं भाग 17 के बारे में। भाग 17 है आपका राजभाषा। जितनी भी राजभाषाएं हैं उसके बारे में आता है। आप लोग मुझे ये बताइए कि भारत में कुल कितनी राजभाषाएं हैं। कोई भी भाई हमारा कमेंट करके बताए कि भारत में कुल कितनी राजभाषाएं दिया गया है। तो भारत में कुल 22 राजभाषाएं जो कि प्रमुख हैं वो बता रहा हूँ। भारत में कुल 22 राजभाषाएं दी गई हैं और राजभाषा का आपका वर्णन अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक दिया गया है। ये जितनी भी राजभाषाएं हैं उसका वर्णन। और देखिए एक और बात कि भाषा के आधार पर ही 1953 में आंध्र प्रदेश को एक नया राज्य बनाया गया था। आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर ही एक नया राज्य बनाया गया था। 1953 ईस्वी में इसका एक नए राज्य का निर्माण हुआ था। इसका भी प्रावधान इसी अनुच्छेद के तहत किया गया है। ठीक है, अब आ जाइए भाग 18। भाग 18 बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि इसका नाम ही आपका आ जाता है आपातकाल। यह आपका आता है भाग 18 में। और आपातकाल आपका दिया गया है अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। जितने भी आपातकालीन राष्ट्रपति को 3 आपातकाल की स्थिति में 352, 356 और 360 के द्वारा जो भी, जैसे कि 352 के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के और राज्य में कोई अशांति हो उसके लिए 356 और वित्त आपातकाल के लिए 360
के बारे में जो भी बताया जाता है ये आपके भाग 18 में दिया गया है। जैसे कि 352 के द्वारा भारत में 3 बार और 356 के द्वारा भारत में 117 बार से भी अधिक लगभग, और भाग 360 में 1 बार भी नहीं ये आपातकाल की घोषणा हुई है। 352 के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई है, और राज्यों में 117 बार से भी अधिक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ये निकल के आता है, सबसे पहले किस राज्य में राज्य आपातकाल की घोषणा हुई थी, तो वो आपका आ जाता है पंजाब। सबसे पहले आपातकाल या इमरजेंसी लागू हुआ था पंजाब में। ठीक है, इतनी बातें आपकी आती है भाग 18 में। आप जानते हैं भाग 19, भाग 19 जो कि आपके अनुच्छेद 361 से 367 तक दिया गया है। इसमें विविध ये आपका भाग आता है विविध, यानी कि इसमें जो भी नियम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नियम बनाए गए हैं जो अनुच्छेद 361 से 367 तक भाग 19 में दिए गए हैं, जो कि मैं आपको जब पढ़ाऊंगा 361 से 367 तो उसको बताऊंगा कि भाग 19 में क्या क्या प्रावधान है। ठीक है, अब जानते हैं भाग 20 के बारे में। भाग 20 में दिया गया है अनुच्छेद 368। ये 368 आपका दिया गया है भाग 20 में, और ये है आपका संविधान संशोधन प्रक्रिया, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं। संविधान संशोधन प्रक्रिया ये आपका दिया गया है भाग 20 में। इसमें सिर्फ एक ही अनुच्छेद है 368, और इसी अनुच्छेद को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जितने भी संशोधन हुए हैं और जितनी भी नए नियम बनाए जाते हैं ये अनुच्छेद 368 के द्वारा ही बनाए जाते हैं, और इसे संविधान की हृदय और आत्मा भी कहते हैं, जिसे हार्ट एंड सोल, हृदय और आत्मा भी भारतीय संविधान संशोधन को कहते हैं। अब जानते हैं भाग 321 के बारे में। भाग 21 के बारे में जानते हैं। आपका भाग 21 ये आपका आता है अनुच्छेद 369 से लेकर के 392 तक। इसमें आता है अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, जो कि अनुच्छेद 369 से 392 तक दिया गया है। और लास्ट वाला हमारा आ जाता है भाग 22। भाग 22 ये आपका हो जाता है अनुच्छेद 393 से 395 तक। इसमें क्या दिया गया, संक्षिप्त नाम एवं निरसन, मतलब जो भी नाम और टाइटल्स रखे जाते हैं, संक्षिप्त नाम और निरसन, जो भी टाइटल्स वगैरह रखे जाते हैं या जो भी नाम बनाए जाते हैं, नए नाम को पारित किया जाता है कि इसका ये नाम रहेगा, इस राज्य का ये नाम रहेगा, उसका वर्णन आपका अनुच्छेद 393 से 395 तक दिया गया है। ठीक है, आज के क्लास में मैं इतना ही बताऊंगा। अब इस बात को लेकर आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये अनुच्छेद, इसमें 22 भाग हैं जो कि वर्तमान में 25 भाग हैं। ये जो 22 भाग है इसके अंदर ही संशोधन कर करके जो नए नए पार्ट्स बनाए गए हैं उसको भाग 1, 2 करके टोटल 25 भागों में जोड़ा गया है। जैसे कि 9A हो गया, भाग 9B हो गया, इस तरह से 238 समाप्त हो गया।
तो सारे नियम जोड़ जाड़ कर टोटल हमारे पास 25 भाग हो गए हैं, जो कि हमने पहले ही बता दिया कि भारतीय मूल संविधान, अगर मतलब मूल संविधान में नो चेंजेज, यानी कि मूल संविधान में अगर 395 अनुच्छेद है तो 395 अनुच्छेद में ए बी सी करके जोड़ा जा सकता है, लेकिन कोई भी अलग से 395 से 396 अनुच्छेद नहीं कर सकता है। ठीक है, भाग 22 है तो भाग 22 में ए बी कर करके नए नए भाग बनाए जा सकते हैं, लेकिन जो भाग है 22 उसको 22 से 23 में नहीं बढ़ाया जाएगा। आज की क्लास में इतना ही, और उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में आप लोग आधे से अधिक संविधान के बारे में जान गए होंगे, क्योंकि जब आप ये जान जाते हैं कि किस भाग में क्या है और कहां तक दिया गया है, किस भाग में किस चीज़ का प्रावधान है, तो इससे ज़्यादा और अनुच्छेदों में कुछ पढ़ने को नहीं मिलेगा। अनुच्छेदों में बस सीरियल वाइज एक एक अनुच्छेद और उनके नियम के बारे में मिलेगा। आज के इस क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, तो हमारे साथ जुड़िए ताकि हम लोग और अधिक और अच्छे से कंसेप्ट दें। ठीक है, धन्यवाद।